वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में घाघरा नदी के उफान के चलते सैकड़ों गांव इस समय पानी में डूबे हैं। यहां की लाखों की आबादी बुरी तरह से प्रभावित है। प्रशासन भले ही सभी सुविधाओं को आंकड़ों के हिसाब से सही बताने में जुटा है, वहीं स्थानीय स्तर पर लोगों को घोर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के आंकड़ों पर गौर करें तो कुल 183 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसकी 63,686 जनसंख्या प्रभावित है। 12 गांव के निवासियों को बाढ़ शरणालय पर लाया गया है। 65 बाढ़ शरणालय की स्थापना की गई है, जिसमें से 7 इस समय संचालित हैं। 10 बाढ़ चौकी संचालित है। अब तक 340 नावें लगाई गई हैं। 1 एनडीआरएफ की टीम, 2 पीएसी की फ्लड बटालियन लगाई गई है। 10 मेडिकल टीमें भी लगी हुई हैं। जलस्तर अभी स्थिर स्थिति में है। इसकी वजह से करीब हमारे कुल 62 गांव हैं जिनका संपर्क मार्ग टूटा हुआ है, मरून हो गए हैं, और ऐसे 58 गांव हैं जिनकी कृषि प्रभावित हुई है, और बाकी 62 गांव और हैं जिनमें जलभराव से आबादी और कृषि दोनों किसी न किसी तरह से प्रभावित है। तो उन सबको टोटल देखा जाए तो प्रभावित जनसंख्या हमारी 63,686 है। राहत कार्य हमारा प्रॉपरली वहाँ पे चल रहा है, जिसके तहत ऑलरेडी हम 12,635 राहत पैकेट डिस्ट्रीब्यूट जनपद में किए जा चुके हैं, और साथ में त्रिपाल 2,480 मीटर जो एकदम से विस्थापित होते हैं उनको लंच पैकेट की व्यवस्था की गई थी। 5,766 हम दे चुके हैं। इसके अलावा पशु हमारे जो विस्थापित हुए हैं, 776 पशु विस्थापित हुए हैं जो कि बंधे पे या कहीं और जगह पे हैं, उनको चारे और भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। प्रशासनिक आंकड़ों पर गौर करें तो सब कुछ दुरुस्त नजर आ रहा है, लेकिन अगर स्थानीय लोगों से बात करें तो हालात बद से बदतर हैं। मेडिकल सुविधाओं का घोर अभाव है। आज के ताज़ा मामले की बात करें तो बदरहुआ गेज के पास सिमराहडीह में रेगुलेटर में रिसाव के चलते महुला गढ़वल बांध के दक्षिण तरफ कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। खेतों में पानी भर गया, घरों के सामने पानी लग गया है। 20 दिन पूर्व टेकनपुर के पास रिंग बांध टूटने से दर्जनों गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, और 5 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह बांध की मरम्मत की जा सकी थी। वहीं महुला बांध के उत्तरी छोर की बात करें तो यहां पर 10 किलोमीटर की रेंज में घाघरा पूरी तरह से 236 गांव को अपने शिकंजे में ले चुकी है। प्रशासन के द्वारा मुहैया व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। 2 दिन पूर्व पैदल जाने के चक्कर में जहां अधेड़ की मौत हुई थी, वहीं एक बच्ची के इलाज को लाते समय नाव पलटने से उसकी मौत हो गई थी। अन्य लोगों को किसी तरह बचाया गया था। इसके अलावा सांप काटने की घटनाओं ने लोगों को बेहाल किया है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन के अनुसार 3 ब्लॉकों पर एंटी वेनम इंजेक्शन की व्यवस्था है, लेकिन उन अस्पतालों तक पहुंचना भी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार अगर प्रशासन आपात स्थिति के लिए एक स्टीमर व बंधे पर कुछ एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दे तो स्थिति काबू में आ सकती है। जहां तक एनडीआरएफ का सवाल है, उनके अधिकारी एक दिन निरीक्षण करने आए थे, उसके बाद नहीं दिखाई दिए। क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों का दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और बाढ़ का तांडव जारी है।
देवारा वासियों के तकलीफ को कम करने के लिए प्रशासन बार बार दावा करता है कि उन्होंने सारी सुविधा मुहैया करा दिया है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। देवारा क्षेत्र में अगर किसी को सांप काटता है तो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर अस्पताल पर ले जाना पड़ता है, जो कि खुद वहाँ के निवासी अपने साधन से लेके जाते हैं। देवारा विकास सेवा समिति प्रशासन से बार बार मांग करती आई है कि जब तक बाढ़ की स्थिति रहती है, कम से कम एक एम्बुलेंस महुला गढ़वाल बांध पर 24 घंटा उपलब्ध रहनी चाहिए, ताकि समय पर मरीज को अस्पताल तक पहुंचा सके और उसका इलाज करवा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन दावा करता है कि देवारा क्षेत्र में सांप काटने की दवा उपलब्ध करवा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशासन तो कहता है कि दवा उपलब्ध है, लेकिन वहां से देवारा क्षेत्र से जहां बाढ़ आई हुई है वहां से 15 किलोमीटर दूर महाराजगंज में उन्होंने दवा की व्यवस्था करवाया है। देवारा में भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन उस अस्पताल पे ना तो डॉक्टर है, ना तो किसी प्रकार की दवाई मिलती है। प्रशासन से हम यही निवेदन करेंगे कि आप यही कोशिश करिए, जो देवारा में अस्पताल हैं उन अस्पतालों पर स्नैक बाइट का इंजेक्शन उपलब्ध करवाइए और एक एम्बुलेंस 24 घंटे महुला गढ़वाल बांध पर उपलब्ध करवाइए। इसके अलावा पिछले बार बाढ़ में एसडीआरएफ टीम की व्यवस्था हुई थी देवारा में, अब की बार ना तो एनडीआरएफ की टीम है ना एसडीआरएफ की टीम है। देवारा वासी खुद अपनी किस्मत पे अपने आप को अपना सुरक्षा गार्ड बना करके अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। प्रशासन बिल्कुल भी मुस्तैद नहीं है इस मामले पे कि अगर किसी के साथ अप्रिय घटना घटती है और 8 किलोमीटर अंदर घटना घटती है तो तत्काल रेस्क्यू कैसे कराया जाएगा। सरकार के पास इसका जवाब, प्रशासन के पास इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा, यही मांग कर रहा हूं कि कम से कम हर 3 किलोमीटर पर एक स्टीमर की व्यवस्था कराई जाए, जो कि समय पर मौके पर पहुंच करके रेस्क्यू कर सके और तुरंत जो है पीड़ित को राहत पहुंचा सके। अभी कल की घटना है कि थाना क्षेत्र रौनापार में ग्राम पंचायत साहडी में रमेश साहनी अपनी पुत्री को दवा दिलवाने के लिए महुला गढ़वाल बांध पर जा रहे थे कि रास्ते में ही नाव डूब गई। जिसको तैरना आता था वो तैर के पार हो गया, लेकिन रमेश साहनी की पुत्री सलोनी साहनी, जिसकी उम्र 8 साल थी, वह जो है घाघरा की गोद में समा गई। प्रशासन कहता है कि हमने सारी सुविधा देवारा में उपलब्ध कराया है, लेकिन आज सलोनी की आत्मा शासन से चीख चीख के ही सवाल पूछ रही होगी कि आपने सब कुछ अगर किया है तो हमारे साथ ऐसा हादसा क्यों हुआ। कोविड-19 महामारी पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आईएमए के पदाधिकारियों और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों की यह बैठक सोमवार को संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों से अपील किया कि जिन जिन अस्पतालों के कोरोना संक्रमित मरीजों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जा रहा है, उन अस्पतालों के मरीज का जिस बीमारी का इलाज चल रहा है उससे संबंधित डॉक्टरों को राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में भेजकर डॉक्टरों से समन्वय स्थापित कर भर्ती हुए मरीजों के इलाज में सहयोग प्रदान करें और मरीजों के चल रहे इलाज में दिशा निर्देश भी दें, जिससे भर्ती हुए मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सकें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों को निर्देश दिए कि जो मरीज ओपीडी में आ रहे हैं उनका ऑक्सीजन लेवल और तापमान चेक करने के लिए अस्पताल में पल्स ऑक्सीमीटर व इंफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था कराएं, मरीजों को सैनिटाइज करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ओपीडी में मरीजों की संख्या ज़्यादा न हो, इसके लिए नियमित मरीजों को फ़ोन के माध्यम से ही अपॉइंटमेंट दे दिया जाए, जिससे ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ न सके। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिस मरीज का RT-PCR के माध्यम से कोरोना संक्रमण की जांच करानी है, उस मरीज का सैंपल जिला अस्पताल को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों से कहा कि जो भी मरीज भर्ती हो रहे हैं, यदि उनकी पहचान कोविड मरीज के रूप में हो जा रही है तो उनको जल्द से जल्द कोविड अस्पताल में भर्ती किया जाए। उन्होंने सभी प्राइवेट अस्पतालों से कहा कि जो प्राइवेट अस्पताल अपने अस्पताल को कोविड-19 अस्पतालों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो अपनी कार्य योजना बताकर जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें, जिससे संबंधित प्राइवेट अस्पतालों को समय से कोविड-19 अस्पताल में कन्वर्ट किया जा सके। राजकीय मेडिकल कॉलेज में कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की आवश्यकता है। जो प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर अपना योगदान करना चाहते हैं, वे भी अपनी सूची उपलब्ध करा सकते हैं। उनको नियमानुसार मानदेय भी मिलेगा। आज बेसिकली कोविड-19 को लेके हमारे शहर के सभी प्रतिष्ठित अस्पताल जो हैं उनके प्रबंधक और डॉक्टर्स सब आए थे। आईएमए भी यहाँ पे उपस्थित था, प्रेसिडेंट साहब भी उपस्थित थे। तो कोविड केयर में कैसे हम आगे बढ़ें,
और कैसे सरकारी और जो हमारे निजी अस्पताल हैं कैसे एक यूनिट की तरह काम करें, जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों की जान बचा सकें और अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें, उस पर चर्चा हुई थी। इसलिए ये बैठक करी गई थी। ये बैठक लगातार ही हमारी हर हफ्ते, हमने सोचा है कि हर हफ्ते एक बार ये बैठक होगी, जिससे कि जो समस्या सरकारी तंत्र में या निजी अस्पतालों को आ रही है उनको सॉल्व टाइमली किया जा सके और अच्छा एक हम व्यवस्था जनपदवासियों को दे सकें। निर्णय ये निकला है कि सभी हॉस्पिटल जो है प्रोटोकॉल जो है कोविड-19 प्रोटोकॉल है उसको सब फॉलो करेंगे। एक सर्टिफाई किया जाएगा उसके बाद सर्वे के बाद कि कौन कोविड-19 कंप्लायंट हॉस्पिटल हैं जो कि ओपीडी चला सकते हैं, वो एक सर्वे किया जाएगा, उसके हिसाब से सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके अलावा हमने एक आमंत्रित भी किया है सबको कि कोई अपना प्राइवेट हॉस्पिटल अगर कोविड-19 हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना चाहे तो वो कन्वर्ट कर सकता है, वो उनका स्वागत है। उनको हम कोविड-19 की फैसिलिटी वो दे और उसको हम नोटिफाई भी कर देंगे, ये भी सबको बताया गया है। साथ में कुछ स्पेशलिस्ट जिनकी मेडिकल कॉलेज में आवश्यकता है, अगर कोई सर्विस स्पेशलिस्ट देना चाहे तो हम उसको प्रॉपर सरकार ने मानदेय उसका तय भी किया है, वो भी आना चाहें तो वो हमारी सर्विस दे सकते हैं। पर साथ में एक और आपसे अपेक्षा की गई है, जो भी आपके पेशेंट्स आते हैं वो टाइमली अगर उनको कोविड डिटेक्ट हो जाए और टाइमली अस्पताल में कोविड केयर अस्पताल में पहुंच जाएं तो उनकी जान बचाना ज़्यादा आसान है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट की गई है, अपेक्षा की गई है कि समय रहते पेशेंट्स को कोरोना टेस्ट हो जाए और उनको टाइमली हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, उसमें हमारा सहयोग करें। तो बड़ी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई है और सभी ने एक ही मोटो यहाँ पे रखा है कि वो किया है कि हम कोविड-19 का बेस्ट मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे जनपद में, और सबसे अधिक हमारी एम रहेगा कि हम कोविड से अधिक कम से कम मृत्यु हो और ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं उनको बचा सकें, ये हमारा ध्येय है। नए कप्तान कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर सोमवार को मैं फोर्स उन्होंने फुट पेट्रोलिंग कर जनता व संस्थाओं में विश्वास पैदा किया। शहर स्थित सर्राफा, कपड़े की दुकानों और बाजार में फुट पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शहर में स्थित सभी महत्वपूर्ण व प्रमुख बैंकों का निरीक्षण किया। यहां अराजक तत्वों की मॉनिटरिंग के साथ बैंक के सुरक्षा प्रबंधकों की उन्होंने हकीकत जांची। बैंकों के गार्ड, सीसीटीवी कैमरे व सायरन सहित विभिन्न बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर उन्होंने और मुफीद व्यवस्था बनाए जाने के लिए बैंक प्रमुखों के साथ बैठक का निर्णय लिया। लोग यहाँ पर आने जाने वाले हैं, उनमें कोई इस टाइप का तो नहीं है जो कोई वारदात करने की फिराक में, और दूसरे जो इनका सिक्योरिटी सिस्टम है उसके द्वारा उसको हम लोगों ने देखा है कि सिक्योरिटी यहाँ पर फुल प्रूफ है या नहीं है, सिक्योरिटी गैजेट्स हैं वो फुल प्रूफ है या नहीं है, उसके बारे में देखने के लिए आज हम यहाँ आए थे। और अभी एक ब्रांच और हम देखेंगे और उसके बाद फिर सभी ब्रांच मैनेजर्स की एक मीटिंग भी करेंगे। सर, पूर्व में भी इस बैंक के लॉकर से कुछ गायब होने के प्रकरण संज्ञान में आए थे, तो क्या उसके मद्देनजर इन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं? देखिए, ये हमेशा से मीटिंग बैंक के जो मैनेजर्स हैं उनके साथ हमेशा से मीटिंग होती रही है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती रही है, तो एक मीटिंग फिर करेंगे, उसमें विस्तृत रूप से उसमें डिस्कशन करेंगे। प्रदेश सरकार के दावे के विपरीत सूबे के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं हो पा रही है। आजमगढ़ के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते पीएससी के कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। हालांकि अस्पताल के एसआईसी का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, लेकिन मामले में कमेटी बनाकर जांच की जा रही है। आजमगढ़ के मेहनगर तहसील क्षेत्र के गोला बाजार के निवासी लियाकत अली, जो गोरखपुर में पीएससी में तैनात थे, इन दिनों घर आए हुए थे। अचानक हार्ट की बीमारी के चलते सांस लेने में दिक्कत हुई, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन के अभाव के चलते मौत हो गई। आज सुबह और ऑक्सीजन मिला नहीं। कोई डॉक्टर देखा नहीं? देखा नहीं, डॉक्टर नहीं देखा। कोई डॉक्टर भी नहीं देखा। उसके बाद इमरजेंसी में बस वही देखा था। इमरजेंसी में ही उसके बाद अच्छा, वो भी देख नहीं रहा। ये कहाँ थे, कहाँ तैनात थे? बता रहे पुलिस विभाग में थे ना? गोरखपुर में। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ मेहनगर में कहाँ के गाँव? गोला बाजार। 6 बजे के करीब हॉस्पिटल पे तो यहाँ डॉक्टर साहब को दिखाया गया, तो उन्होंने देखा तो वो अपना जो ट्रीटमेंट होता है उन्होंने किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की इन्हें आवश्यकता है और मेरे यहाँ ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है। पहले उन्होंने ये कहा कि ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है
और क्या उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट पहले करा लीजिए, उसके बाद ही आप कहीं प्राइवेट में ले जा। इमरजेंसी में डॉक्टर तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है। हाँ, कहा कि ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है। उसके बाद कहा उन्होंने कि पहले कोरोना टेस्ट करा लीजिए, तभी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले एडमिट लेंगे। हाँ। कोरोना टेस्ट के लिए आए, यहाँ 1 घंटे लग गए कोरोना टेस्ट होने में। टेस्ट में निगेटिव आया है। हाँ। और उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन के लिए यहाँ कोरोना आइसोलेशन वार्ड में हमने कहा ऑक्सीजन लगाने के लिए, तो उन्होंने लगाया, ऑक्सीजन चल ही नहीं रहा है, ऐसे ही केवल ऑन करके लगा दिए। ऑक्सीजन नहीं चल रहा था, फिर यहाँ से आईसीयू में भेजे, आईसीयू में भी ऑक्सीजन नहीं चल रहा था। और कहने पे कह रही है, वहाँ की नर्स बता रही हैं कि टाइम हो गया है मेरे जाने का, 9 बज रहा है, आप लोग कहीं दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाइए, विनायक हॉस्पिटल में लेकर जाइए। अच्छा। वहाँ दिखाइए, वहाँ ले गए तो वहाँ एडमिट ही नहीं लिए, लाइफलाइन आते आते एक्सपायर कर गए। वहीं इस मामले में मंडलीय अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ सेंट्रली ऑक्सीजन सप्लाई है। उसमें ये था कि ये 6 बजे करीब आए थे, सीरियस थे, और इनको जो है वहाँ से इमरजेंसी से जो हमारा बना हुआ है आइसोलेशन वार्ड कोरोना का, उसमें भेजा गया था। वहाँ इनको और कोरोना का जांच भी कराया गया, तो उसमें कोविड-19 जो जांच निकली वो निगेटिव आ गई। फिर इनको जो है वहाँ से, चूँकि वो निगेटिव हो गए, इसलिए उनको उठा करके वहाँ से आईसीयू वार्ड में भेज दिया, जनरल वार्ड, आईसीयू का जो हार्ट का। तो वहाँ गए, उसके बाद जो है डॉक्टर साहब से पूछे कि पता चला कि ये कहे कि हमको जो है मैं अपने मरीज को ले जा रहा हूँ और अच्छी जगह इलाज कराने के लिए। जैसा कि रेलवे टिकट पे बताया गया, तो लिख करके गए हैं कि मैं अपने मरीज को अपनी इच्छा से लेके जा रहा हूँ। उसके बाद जो है फिर ये करीब 11 बजे जो है डेड बॉडी आई है। तो उस समय जो इमरजेंसी डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर जिम्लेस, उन्होंने कहा ये लोग जिद करने लगे सर्टिफिकेट, उन्होंने कहा सर्टिफिकेट भाई हमारे सामने मरा नहीं, हम नहीं देंगे, बेहतर ये कि मार्ची रूम में रखवा दीजिए, इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, जो भी फॉल्ट होगा पोस्टमार्टम में कर दीजिएगा। लेकिन उसमें जैसे हम लोगों से बात की तो उन सबों का आरोप है कि ऑक्सीजन की वजह न रहने से फिर उसे शिफ्ट किया गया। कंसंट्रेशन के लिए बोला गया होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो तो पल्स ऑक्सीमीटर से जो इस तरह के सांस फूलने वाले इनके मरीज होते हैं, उनकी SpO2 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उसी को वो दूसरे को। तो क्या इस पर जांच भी की जाएगी? नहीं, जांच बैठा दिया, जो आरोप लगाया गया है मुखर्जी द्वारा, अरे उसकी जांच बैठा दिया गया। डॉक्टर हरिओम श्रीवास्तव और डॉक्टर AK सिंह उसकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो होगा कार्रवाई की जाएगी। जी, जांच जो होगा उसके बाद, हाँ जांच होगा तो जो जांच निकलेगा उसमें उनके परिजन को भी बुला कर पूछ लेंगे। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपालपुर आजमगढ़ में बनाए जा रहे RT-PCR लैब का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि RT-PCR लैब 2 दिन बाद सक्रिय हो जाएगा। RT-PCR लैब से प्रतिदिन 300 मरीजों की जांच की जाती है। RT-PCR लैब में ऑटोमेटेड RNA स्ट्रक्चर भी स्थापित किया जाएगा। इसके स्थापित हो जाने से प्रतिदिन मरीजों की जांच करने की क्षमता 300 से बढ़कर 700 हो जाएगी। जिलाधिकारी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि 3 जनरेटर व ऑटोमेटेड RNA स्ट्रक्चर मंगाने के लिए प्रस्ताव जल्द से जल्द भेज दें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि डॉक्टर आशुतोष असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोटेक जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अटैच हैं, उनसे कार्य लिए जाने के लिए उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ बुला लिया जाए। वहाँ पे हमारी एक RT-PCR लैब है, वो बननी थी, उसको चालू भी होना है। आज एक इक्विपमेंट बच रहा है हमारा, उसका इंस्टॉलेशन अभी शुरू हुआ है, तो आज शाम तक हो जाएगा। तो टेस्टिंग उसकी हमारी मोस्ट प्रॉब्ली कल से हम शुरू कर देंगे सैंपल्स की, और हमें उम्मीद है कि 1 हफ्ते के टेस्टिंग के बाद हम सितंबर में उसको चालू कर पाएंगे, जिससे कि हमारे जनपद में भी RT-PCR टेस्टिंग हो पाएगी और जो समय लगता है रिपोर्ट्स आने में वो समय हमारा कम हो जाएगा। रास्ते के विवाद में रविवार को अहरौला थाना क्षेत्र के हासापुर कला गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं। 2 महिलाओं समेत 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार गांव के प्रधान
आबादी की जमीन पर खड़ंजा बिछवा रहे थे, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्ष से 8 लोग घायल हुए हैं। दूसरे पक्ष से 2 महिलाओं सहित 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो आबादी जमीन जो खड़ंजा बिछवा रहे थे। कौन बिछवा रहा था? प्रधान और संचालक मिलकर। और मैं एडीएम को अपने साथ पर एप्लीकेशन दिया, बोहनपुर एडीएम चौक की जांच करके जो लोकपाल एसओ और बीडीओ को खड़ंजा बिछवाया। प्रधान जी हमारे आए, बोले कि एक काम करिए, आप मट्टी उट्टी पटवा लीजिए। क्या नाम है प्रधान का? कलकी से आते गैंगस्टर है, उसको पैट लगा अगले से आते। प्रधान के 2 लड़के हैं। पुलिस गई थी मौके पर? हाँ, बाद में पुलिस गई, पकड़ के लेके आई। एक आरोपी पकड़े, बाकी सब फरार। ठीक, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहते हैं ताकि बार बार दफा ना करें, हमेशा धमकी देता है जो आबादी की ज़मीन में लोग ज़बरदस्ती खड़ंजा लगा रहे थे। कौन लगा रहा था? प्रधान मिलकर और 2-4-5 दबंग लोग मिलके ज़बरदस्ती खड़ंजा लगवा रहे थे। हम लोग रोके तो हम लोग ज़बरदस्ती मारने पीटने लगे। घर पे ईंटा पाथा चलाए, माता जी, बहन को और भैया को घायल कर दिए बुरी तरह से। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग बस यही न्याय चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो, कार्रवाई हो। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। गांव में तनाव के चलते फोर्स तैनात कर दी गई है। कल दिनांक 22/8/20 को थाना इरौला के ग्राम हासापुर में खड़ंजा बिछाने के बात को लेकर प्रधान पक्ष और एक दूसरे पक्ष के बीच में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा लाठी डंडों से मारपीट की गई थी। उस विवाद में करीब 8 लोग चोटिल हुए हैं, जिनका नियमानुसार मेडिकल कराया गया है, अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। नए सत्र में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय को शुरू किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक डॉक्टर सुजीत भूषण श्रीवास्तव ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि जनपद के छात्र छात्राओं के हितों को देखते हुए विश्वविद्यालय के कार्यालयीय कार्य तत्काल शुरू हो जाने चाहिए। विश्वविद्यालय की घोषणा के साल भर हो गए, रजिस्ट्रार वित्त अधिकारी के नामों की भी घोषणा हो चुकी है। अब एक कुलपति की नियुक्ति कर अस्थायी कार्यालय बनाकर विश्वविद्यालय के कार्यों की शुरुआत भी कर देनी चाहिए। इसमें अविलंब छात्र छात्राओं के लिए कष्टकर है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया, जिसमें ये मांग की गई कि जिस विश्वविद्यालय की उन्होंने घोषणा आजमगढ़ में की थी उसको यथाशीघ्र इस सत्र में शुरू करने का कष्ट करें। 1 साल से ज़्यादा हो गया विश्वविद्यालय की घोषणा हुए। यहाँ के छात्र छात्राओं को यह अपेक्षा है कि उसको शीघ्र से शीघ्र शुरू किया जाए और ये सत्र अब शुरू होने वाला है। अगर इसमें शुरुआत कर दी जाएगी तो उन बच्चों को, जो गरीब छात्र छात्राएं जो दौड़ करके जौनपुर जाते हैं अपने मार्कशीट में करेक्शन कराने के लिए, अपनी सनद लेने के लिए, उन सबको दौड़ भाग कम हो जाएगी और एक विश्वविद्यालय को एक बढ़िया स्वरूप देने के लिए उस पर ठोस काम शुरू होना चाहिए। सरकार के पास 2 वर्ष का कार्यकाल शेष है। यदि सरकार इस सत्र में एक अस्थायी कार्यालय बना करके उसकी शुरुआत कर देती है तो यहाँ के छात्र छात्राएं बहुत लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ जो महाविद्यालय यहाँ पर हैं उसका जो प्रबंध तंत्र है, उसका जो कार्यालय है, उसको तमाम काम के लिए जौनपुर जाना पड़ता है। वो सारी जो दौड़ भाग है वो इस नए सत्र में अगर विश्वविद्यालय शुरू हो जाता है तो वो दौड़ भाग रुक जाएगी। इसीलिए हम लोग ने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील किया है आजमगढ़ के छात्र छात्राओं की तरफ से कि नए विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र इस सत्र में शुरू किया जाए। धन्यवाद। हाँ, नहीं, खोलने की मांग हम नहीं कर रहे हैं। हमने ये कहा कि नया विश्वविद्यालय जिसकी घोषणा सरकार ने की है उसको अस्थायी कार्यालय बना करके एक चूँकि विश्वविद्यालय का काम होता है नियंत्रण करना, उसका कोई क्लास नहीं चलेगा उसमें। अस्थायी कार्यालय बना करके आपने रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर दी है, आपने एफओ की नियुक्ति कर दी है, एक कुलपति की नियुक्ति होना सिर्फ बाकी है
और उनकी नियुक्ति करके एक अस्थायी कार्यालय बना करके आप बैठा देंगे तो उससे ये होगा कि जो जौनपुर भागने का, आखिर आप जा ही रहे हैं जौनपुर, छात्र छात्राएं जा ही रही हैं, महाविद्यालय के लोग जा ही रहे हैं जो अपना काम कराने, ये ऑफिशियल वर्क है, ये एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी अभी ये रेजिडेंशियल नहीं बन पाई है, इसलिए उसका एक ऑफिशियल काम यहाँ से शुरू होने की मांग की जा रही है। छात्रों के आर्थिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अब महाविद्यालयों के अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परिषद के नगर अध्यक्ष दिनेश रघुवंशी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप महाविद्यालयों द्वारा प्रैक्टिकल व खेलकूद के नाम पर ली जा रही फीस के बाबत शिकायत की। परिषद का कहना था कि यूजीसी द्वारा अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को छोड़कर अन्य वर्षों के छात्र छात्राओं को प्रोन्नत कर दिया गया है। उसके बाद भी निजी महाविद्यालयों द्वारा प्रथम व द्वितीय वर्षों के छात्रों से विभिन्न मदों में शुल्क वसूली की जा रही है। परिषद का कहना था कि छात्रों से ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई शुल्क न लिया जाए। महाविद्यालयों द्वारा फीस अतिरिक्त वसूला जा रहा है प्रैक्टिकल के नाम पर, खेल कूद के नाम पर। इसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इसको बंद किया जाए। आपने जब ट्यूशन के रूप में ऑनलाइन क्लासेस दिए हैं तो ट्यूशन की ही फीस केवल ली जाए। जो गाड़ियों की फीस मांग रहे हैं, जो प्रैक्टिकल की फीस मांग रहे हैं, जो खेल कूद की फीस मांग रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं उसको न लिया जाए।